वेलकम स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर पे। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने जो टॉपिक मैंने लिखा है क्लास 10 का एक टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। साइंस का वो टॉपिक होगा केमिस्ट्री का, और वो टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका ये। तो ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है और उससे रिलेटेड इक्वेशन है, फिर बैलेंसिंग है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम बैलेंसिंग तक मैं आपको बता दूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। आपने नाम भी सुना होगा, केमिकल चेंजेज। तो ये है क्या? It is a kind of changes in which new substances are formed with new properties। नया सब्सटेंस बनता है नए प्रॉपर्टीज़ के साथ। अब ये नया प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ देख रहे हैं हम लोग। कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला एक्टिविटी जो आपका है वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये आसानी से उपलब्ध है, मैग्नीशियम रिबन आसानी से उपलब्ध होता है। आप स्कूल में आप अपने लैब में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो देखिए, मैंने क्या लिया है, एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया है। उसके बाद मैंने इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया है कि मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया। मैग्नीशियम रिबन लेने के बाद हम उसके ऊपर क्या करेंगे? सैंड पेपर अप्लाई करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड यूजिंग सैंड पेपर ओवर द मैग्नीशियम रिबन? एक्चुअली में सैंड पेपर लेने की वजह क्या है ना, कि मैग्नीशियम जो होता है वो एयर में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, और इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत चढ़ जाता है ना। या फिर ये नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है और बनाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या बना देता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाता है। ये जो है ना, उस मैग्नीशियम के रिबन को जल्दी जलने नहीं देता है। ये उसको आसानी से इग्निशन टेम्परेचर कैच करने नहीं देगा। तो सैंड पेपर जब आप मैग्नीशियम के ऊपर रब करोगे ना, तो इसका लेयर जो होगा उससे हट जाएगा और आसानी से आप उसको फ्लेम से जला सकते हो, है ना। यही वजह है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ज़रूरत है हमको मैग्नीशियम रिबन के ऊपर सैंड पेपर से रब करने का बिफोर बर्निंग इट। ओके, तो आपको क्या बताना है कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर जाता है एयर में, और रिएक्ट करके क्या बना देता है? या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर देता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है वो मैग्नीशियम के रिबन को जलने से रोकता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब आगे है क्या? उसके बाद मैंने फ्लो चार्ट में बताया कि इसको आपको बर्निंग फ्लेम के पास ले जाना है। तो आप देखिएगा कि रिबन जो होगा ना वो डैजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा, डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ। एक्चुअली में जैसे आप फुलझड़ी जलाते हो ना, कुछ उसी टाइप का फ्लेम ये देगा, डैजलिंग फ्लेम देगा। तो कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि यू हैव टू अप्लाई गूगल्स ड्यूरिंग परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, है ना। आप गूगल पहन लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट काफ़ी अच्छी होती है, हो सकता है आपके रेटिना पे इफेक्ट करे। उसके बाद आप देखोगे कि आपको मिलेगा वाइट एसेस, और ये जो वाइट एस मिलेगा ना, ये किसका एस होगा? ये एक्चुअली में मैग्नीशियम ऑक्साइड का एस होगा। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड पे जब आप वाटर अप्लाई करोगे, MgO को जब आप H2O अप्लाई करोगे, तो आप देखिएगा अगर ये वाटर आपने रूम टेम्परेचर पे लिया है, अगर ये वाटर आपने रूम टेम्परेचर पे लिया है तो कोई रिएक्शन नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर आप हॉट वाटर लेते हो ना, मतलब MgO को अगर आप हॉट वाटर से ट्रीट करते हो, तो आप देखिएगा MgO को जब हॉट वाटर से आप ट्रीट करोगे ना, तो क्या मिलेगा आपको? आपको बन जाएगा MgOH का होल 2, एंड दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान देना है। ओके, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ना, इसका यूज़ किया जाता है एंटासिड के रूप में। किसमें यूज़ करते हैं हम लोग? एंटासिड के रूप में। खासकर गैस वगैरह की से जो रिलेटेड दवा है ना,
उसके रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से पहला एक्टिविटी हमने दिया कि बर्निंग ऑफ जो हमने मैग्नीशियम रिबन किया है उसमें क्या चेंजेज आपने देखा। तो आप देख रहे हैं आपको मैग्नीशियम का कलर कुछ और होता है, यहाँ पे देखिए वाइट एसेज मिल गया आपको, है ना। साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ गया है इसका, क्योंकि डेजलिंग फ्लेम के साथ बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे टेम्परेचर भी बढ़ा, इस रिएक्शन में टेम्परेचर भी बढ़ा है। ओके, तो ये चेंजेज हमको मिला, न्यू सबस्टांस मेरा बना और न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। अब दूसरा एक्टिविटी आपको देखना है, वो आप देखिए क्या है, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है आपको। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, PbNO3 का होल 2 होता है लीड नाइट्रेट। तो लीड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाना। देखो ये भी कलरलेस है, ये क्या है, कलरलेस है, और ये भी कलरलेस है। दोनों का सॉल्यूशन जब आप लैब में लोगे ना तो आपको दोनों कलरलेस मिलेगा। और जैसे ही आप दोनों को मिलाओगे तो आप देखोगे येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मतलब जो आपका कंटेनर होगा ना उसमें देखिएगा यहाँ पे येलो 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 कलर का पूरा हो जाएगा ये, है ना। तो प्रेसिपिटेट करने का मतलब क्या हो गया, अनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ओके, तो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट के रूप में पोटासियम ये आपको मिल जाएगा, क्या, येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। अगर हम इसके रिएक्शन को आपको दिखलाएं तो देखिए क्या होता है, PbNO3 का होल 2 प्लस Ki। ये देखो एक टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक्चुअली में K जो है वो इसके साथ जाएगा और Pb जो है वो इसके साथ जाएगा। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरा प्रोडक्ट बनेगा PbI2 और प्लस KNO3। देखो ये PbI2 जो है ना यही आपका इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, और यही कैसा होता है, इसी का कलर होता है येलो। ओके, तो आप देख रहे हैं ये भी एक केमिकल रिएक्शन है ना, क्योंकि चेंज ऑफ कलर हुआ है ना, चेंज ऑफ कलर हुआ है। देख रहे हैं यहाँ कलरलेस था, यहाँ कलर आ गया। नेक्स्ट आप एक्टिविटी देखिएगा, उसमें हमने क्या किया है कि जिंक ग्रैन्यूल को डाइल्यूट HCl में लिया है। जैसे देखो ये कंटेनर ले लेना है और इस कंटेनर में आपको डाइल्यूट HCl ले लेना है और इसके अंदर आपको जिंक डस्ट डालना है। ओके, तो जैसे ही आप जिंक डस्ट डालोगे ना इसके अंदर में, तो आप देखोगे यहाँ से कुछ गैस इवॉल्व करना शुरू कर जाएगा, और ये गैस एक्चुअली में H2 है। देखिए रिएक्शन के थ्रू मैं अगर आपको बता दूं तो रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, Zn प्लस HCl, और प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। ये रिएक्शन है, ये देखिए हाइड्रोजन निकलेगा। इस हाइड्रोजन को आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, तो इस हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, बर्निंग मैच स्टिक ले जाना है आपको। बर्निंग मैच स्टिक ले जाइए। तो बर्निंग मैच स्टिक ले जाओगे ना तो आप देखोगे इसमें पॉप साउंड मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, पॉप साउंड मिलेगा। पॉप साउंड मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, जो रिलीजिंग गैस है वो हाइड्रोजन है। साथ में अगर आप इसको टच करोगे, अगर आप इसको टच करोगे ना तो आप देखोगे इसका जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा। मतलब आप वार्म फील करोगे। आप कैसा फील करोगे, आप वार्म फील करोगे। तो यहाँ पे फिर वही बात हुआ, क्या हुआ है, तो देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। इवन ZnCl2 का कलर भी आपको कुछ अलग मिलेगा, ये ब्राउनिश कलर का आपको मिलेगा। तो आप देख रहे हैं Zn का कलर कुछ और था, यहाँ हमको चेंज ऑफ कलर मिल गया, यहाँ पे हमको चेंज ऑफ टेम्परेचर मिल गया, यहाँ पे हमको इवोल्यूशन ऑफ गैस मिल गया। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें क्या क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट होता है। देखिए गैस निकला है ना, चेंज ऑफ कलर होता है। मैंने ऊपर भी देखा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिल रहा था जो मेरा कैसा था, येलो कलर का था। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी मिला, देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस भी मिला, और चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ, क्योंकि इस कंटेनर को जब आप टच करोगे तो आपको कैसा मिलेगा, वार्म मिलेगा आपको ये, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 3 एक्टिविटी से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, कुछ ऐसा समझाने का कोशिश किया गया। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। केमिकल इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन हमने देखा ना उसी का रिप्रेजेंटेशन है इन द टर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। केमिकल फार्मूला आपको याद होगा, तो केमिकल फार्मूला और सिंबल के टर्म में जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब इसमें होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में क्या पार्ट्स होते हैं, तो देखिए इसमें रिएक्टेंट्स होते हैं, ये रिएक्टेंट्स है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ये देखिए डायरेक्शन है, रिएक्शन का ये क्या है, डायरेक्शन है। और ये उसके बाद आपको लिखना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक हो सकता है या फिर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या तो प्रोडक्ट हो सकता है या बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो
एक केमिकल इक्वेशन को हमने समझाने का कोशिश किया है। देखिए, एक होता है वर्ड इक्वेशन और एक होता है केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन देखिए नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक से रिएक्शन करवाया तो मेरा जो एरो ऑफ रिएक्शन आप देख रहे होंगे और साथ में प्रोडक्ट मेरा क्या बना, ये देखिए रिएक्टेंट है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरा क्या है, ये हमारा है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट। और इधर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ना रिएक्शन का, इक्वेशन का, वो मेरा क्या है, तो ये मेरा है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब इसी को जब हम सिंबलाइज करेंगे, देखिए ऊपर वाला जो इक्वेशन मेरा है वो बर्ड इक्वेशन है, ऊपर वाला इक्वेशन बर्ड इक्वेशन है, लेकिन नीचे वाला जो इक्वेशन देख रहे हो ये वर्ड इक्वेशन नहीं है, ये केमिकल इक्वेशन है। देखिए जिंक को हमने इसका सिंबल दिया Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है मैंने वो लिखा है H2SO4, एरो का निशान है, यहाँ पे हो गया जिंक सल्फेट और यहाँ हो गया हाइड्रोजन। तो ये नीचे वाला जो है आप देख रहे हो वो हो गया केमिकल इक्वेशन। उसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल लिया है जो अभी थोड़ा देर पहले भी मैंने आपको एक एक्टिविटी में समझाया था, क्या था, तो लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड। आप देख रहे होंगे क्या मिला, लीड आयोडाइड प्रेसिपिटेट के रूप में और पोटासियम आयोडाइड नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिला। देखिए लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2, पोटासियम आयोडाइड Ki, इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, सिंबलाइज कर दिया उसको। तो नीचे वाला जो है देखिए PbI2 और KNO3। तो नीचे वाला जो आप देख रहे हो वो क्या है, केमिकल इक्वेशन, और ऊपर वाला देख रहे हो क्या है, ये वर्ड इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन समझने के बाद हम लोग समझेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या होता है। देखिए अगला टॉपिक हमारा वही है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। देखिए बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है। देखो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन, जो क्या है, नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। देखिए आपको याद होगा 9 क्लासेस में आपको बताया गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाने के लिए ही हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करते हैं। अब जैसे देखिए मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक इक्वेशन दिया हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन Al2O3 बना रहा है। अब एल्यूमिनियम का मास कितना है, तो एल्यूमिनियम का मास होता है 27। ऑक्सीजन को अगर हम लोग देखें तो 2 गुने 16 मतलब कितना हो गया, 32। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 27 प्लस 3 इंटू 16। अब इसको अगर मैं जोड़ूं तो क्या आएगा, देखिए 7 और 2 9 और 3 और 2 5, 59 ग्राम आएगा ये। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 54 प्लस 48, इसका मतलब क्या, 8 4 12 का 2, बाकी बचा 1 4 1 5 5 10, 102। तो देख रहे हैं आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर देना तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो जाएगा। ये मैं आगे बात करने जा रहा हूँ। फिर हाल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए यही इक्वेशन मेरा स्केलेटन इक्वेशन है, ये मेरा स्केलेटन इक्वेशन है। ये जो है इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखिए, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर आप बैलेंसिंग कैसे करोगे। ये मैंने बेसिकली आपको NCERT बेस्ड ही काम किया है। एक्चुअली में NCERT में आपको दिया हुआ है बैलेंसिंग करने के लिए, जो कि उस मेथड को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं उसको। हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। इसी चीज़ के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, कहता है फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नॉट अप्लाई एनी चेंजेस इनसाइड द बॉक्स। देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 मैंने लिखा। तो इस स्टेप के हिसाब से, इसके रूल के हिसाब से पहले क्या करना है, आपको बॉक्स बना देना है उसके चारों तरफ। देख रहे हैं मैंने बॉक्स बना लिया। अब कहता है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यूज्ड इन बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए उसका लिस्टिंग करना है। तो देखो तो Fe कितना है, नंबर ऑफ एटम Fe कितना है LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट के साइड में Fe का वैल्यू कितना है 1, जबकि RHS में Fe का वैल्यू कितना है 3। उसी तरह से हाइड्रोजन का वैल्यू इधर कितना है, तो 2, जबकि इधर भी हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है 2। और इधर ऑक्सीजन कितना है 1 और इधर ऑक्सीजन कितना है 4, है ना। तो आप देख रहे होंगे जब हमने लिस्टिंग कर लिया तो मेरा अगला जो स्टेप कहता है वो क्या कहता है, जरा देखिए नेक्स्ट स्टेप। तो हमने लिस्ट कर दिया है सबसे पहले, उसके बाद देखिए क्या कहता है, उसके बाद कहता है स्टार्ट बैलेंसिंग विथ दैट एटम
विच हैव लार्ज नंबर ऑन बोथ साइड LHS और RHS। मतलब आपको उस एटम से बैलेंस करना है जिसकी संख्या ज़्यादा है ना। तो देखो तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, ऑक्सीजन का है। तो हम लोग बैलेंसिंग यहीं से शुरू करेंगे। अब ऑक्सीजन जो है उसको 4 करना है ना। तो 4 करना है, इसका मतलब इस ऑक्सीजन में हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। अब देखो जरा ध्यान दो, इस ऑक्सीजन को जैसे ही आपने 4 से गुना किया तो आप चेंजेस यहाँ कर रहे हो ना। तो जैसे ही आप इसको 4 से गुना करोगे तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन भी आपका क्या हो जाएगा, 4 से गुना हो जाएगा, है ना। अब जब ये हाइड्रोजन हमारा 4 से गुना हो गया तो देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 से गुना हो गया तो इसको भी तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको भी हम 4 से गुना कर देंगे। अब देखिए, अब इसके बाद क्या कहता है कि जब ऐसा हुआ, अब देखो यहाँ पे आयरन मेरा कितना है 1 और इधर आयरन मेरा कितना है 3। तो इस आयरन को हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, है ना। अब देखिए तो मेरा आयरन भी कितना हो गया 3, हाइड्रोजन कितना हो गया 8, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ये तो 3 है ही है, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 4। इसका मतलब अब हमारा जो इक्वेशन आप देख रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब इसी को हमको इस इक्वेशन में चेंज कर देना है। कैसे चेंज करना है, अब जरा देखिए। तो देखिए Fe हमने लिखा, Fe हमने लिखा है। अब Fe हम लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस H2O और मेरा प्रोडक्ट क्या बना है Fe3O4 और प्लस H2, है ना। तो जब ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना है तो फिर हम इसके हिसाब से देखिए यहाँ चेंजेस के हिसाब से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, Fe को हम आगे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम आगे लगाएंगे 3। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके आगे हमको क्या लगा देना है, तो इसके आगे हमको लगा देना है 4। यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ भी हो गया 4। अब देखिए ये इक्वेशन बैलेंस है, इस सिस्टम के हिसाब से वो इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब क्या कहता है, राइट सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखो जो इसका फिजिकल स्टेट जो है ना उसका आपको बताना है। देखिए तो ये क्या होता है, सॉलिड। H2O जो मेरा यहाँ है ना वो गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ हम लिख देंगे गैस। Fe3O4 आप देख रहे हैं ये क्या होगा, सॉलिड, और ये क्या हो जाएगा, गैस। गैस अगर इवॉल्व कर रहा है तो आप इसको एरो भी लगा सकते हो। तो इस तरह से आपको सिंबलाइज करना है। ओके, तो ये एक परफेक्ट केमिकल इक्वेशन हो गया। अब देखिए अगला मैं बैलेंसिंग बताने की कोशिश करता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है Al + O2, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसके चारों तरफ एक बॉक्सिंग कर देना है, ऐसे बॉक्स कर देना है। बॉक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है, बॉक्स के बाहर ही कोई चेंजेस कर सकते हैं, इधर नहीं करना है, आगे करना है। अब देखिए हम लिस्टिंग करते हैं Al O, बस यही दो है मेरे पास। तो Al और O जो मेरे पास है ना वो RHS में कितना है, पहले LHS कर देते हैं। LHS में कितना है और RHS में कितना है, मतलब रिएक्टेंट साइड कितना है और प्रोडक्ट का साइड कितना है। अब देखिए तो इसको अगर हम लोग बैलेंस करें इसके हिसाब से तो क्या हो जाएगा। अब देखिए Al की संख्या इधर कितनी है 1, इधर कितनी है 2। अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो कितना है 2 और इधर कितना है 3। अब इसको हमको कैसे बैलेंस करना है, देखिए अगर मैंने कहा ना सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन से लेके चलेंगे। देखिए ये 3 है और ये 2 है, तो 3 को 2 नहीं कर सकते, 2 को 3 नहीं कर सकते, लेकिन इसका कॉमन मल्टीपल तो कर ही सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे और इसको हम क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। देखिए दोनों 6 हो जाएगा ना। अब जरा ध्यान दो, तो जब आप इसको 3 से गुना किए और इसको 2 से, देखिए यही हमने मल्टीप्लाई किया है। जब इसको 3 से और इसको हमने 2 से किया, तो जब आप इसको 2 से गुना करते हैं तो इसको भी तो 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो साथ ही है ना यहाँ पे Al2O3। तो इसको भी हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो इधर भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। आप देखिए तो सॉरी, इधर हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al के पहले हम क्या लगाएंगे 4, यहाँ हम क्या लगाएंगे 4। तो मेरा नया इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा Al + O2 और मेरा क्या बना है Al2O3। तो Al के आगे हम क्या लगाएंगे 4 और यहाँ देखिए Al के आगे क्या लगाएंगे 2 और यहाँ ऑक्सीजन के आगे क्या लगाना है हमको, तो 3 और यहाँ तो 2 लगा हुआ है ही। अब देखिए 4 एल्यूमिनियम, यहाँ भी 4 एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन देखिए 6। तो ये बैलेंस हो गया है। उसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं।
तो देखिए यहाँ क्या है NH3O2 NO प्लस H2O। अब देखिए सबसे पहले इसको क्या कर देना है, इस तरह से घेर लेना है ना। अब देखिए नाइट्रोजन LHS में देखेंगे तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है और क्या है, हाइड्रोजन है। तो रिएक्टेंट के साइड में LHS कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ क्या कर लेते हैं RHS। अब इसको हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यही मेरा तरीका होगा। अब देखिए नाइट्रोजन की संख्या इधर कितनी है, तो एक, इधर भी नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, एक। इधर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3। इधर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। अलग अलग है, 1 + 1 कर लेते हैं यहाँ पे, चूँकि 2 जगह है ये। ओके, अब ज़रा देखिए हमको बैलेंस स्टार्ट करना है किससे, हाइड्रोजन से, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। तो इस हाइड्रोजन को हमको क्या करना है, अब देखिए इस हाइड्रोजन को 3 है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और इधर हम 3 से गुना कर लेंगे, 6 हो जाएगा, है ना। अब जब ये ध्यान देना है कि जब आपने इसको भी 6 किया तो देखिए तो आपने हाइड्रोजन को कितना से गुना किया है, 3 से। तो यहाँ भी तो ये क्या हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है ना, तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं, अब देखिए इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, और इधर ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया है, 3 और 1 4। तो इस ऑक्सीजन को आपको 4 बनाना पड़ेगा, है ना। तो इस ऑक्सीजन को हम क्या कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, 4 हो गया ये। अब देखिए नाइट्रोजन मेरा एक इधर भी है, एक इधर भी है। नाइट्रोजन को कुछ करने की ज़रूरत है क्या, नाइट्रोजन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए तो टोटल इक्वेशन मेरा क्या हो गया है, NH3 + O2 और प्रोडक्ट मेरा क्या बना, NO + H2O। अब देखिए NH3 में हमने चेंज कहाँ किया है, क्या NH3 में आपने चेंज किया है, बिल्कुल किया है ना। तो अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जब हमने NH3 में हाइड्रोजन में यहाँ 2 से चेंज किया तो मेरा यहाँ भी 2 चेंज हो जाएगा। तो बच्चों मैं बता रहा था आपको क्या, कि यहाँ पे नाइट्रोजन 1 हो गया, ये भी इधर 1 हो गया, इधर ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया था, है ना। और इसको मैंने 3 से गुना किया तो ये भी तो 2 से गुना होगा ना, ध्यान दीजिए इसको भी 2 से गुना होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये 2 से गुना नहीं करना है आपको, इसको क्या कर देना है, देखिए ये 3 और 2 5 हो गया है, तो इसको मैं क्या दूँ, 5/2 से गुना कर देते हैं इसको, है ना। तो 5/2 से इसको गुना कर देते हैं, और ये तो मेरा 2 ही हो ही गया था, क्योंकि यहाँ जब 2 से हमने गुना किया तो इसको भी हम 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ भी नाइट्रोजन कितना हो गया 2, यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया 6, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया 5/2 × 2, इसका मतलब 5, और यहाँ देखिए 5 है ना ऑक्सीजन, 2 और 3 5। अगर आप इसको फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहते, इसको कुछ और रखना चाहते हैं, तो पूरे इक्वेशन को 2 से गुना कर दो। तो क्या लिख सकते हैं हम, 4NH3 + 5O2 + 4NO + 6H2, है ना। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इस तरह से मेरा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं P4 + O2 P2O5। अब देखो इसको फिर से वही करेंगे, हम घेर लेंगे इसको, और LHS और RHS में कि लिखेंगे P और O मेरा है, तो LHS में मेरा कितना है और RHS में कितना है। अब देखिए तो P और O की संख्या LHS और RHS में कितना है। अब देखिए P जो मेरा LHS में है वो कितना है 4, RHS में कितना है 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, यहाँ पे कितना है 5। अब 4 है, इधर 2 है, तो 2 को 4 बनाना है तो आपको इधर 2 से गुना करना पड़ेगा। अब जैसे ही इसको आपने 2 से गुना किया ऑटोमेटिकली ये भी 2 से गुना हो जाएगा। और देखिए ये 10 हो गया तो इसको कितना से गुना कर देना है 5। अब देखिए यहाँ से मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। क्या बैलेंस हुआ है भाई, तो P4 + O2 कितना हो जाएगा 5O2, और इधर क्या हो जाएगा देखिए 2P2O5, है ना। तो देखिए टोटल बैलेंस हो गया ना, P4 हो गया, यहाँ भी P4 है 10 और ये 10। उसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन आप देख रहे होंगे क्या है, PbO + C, Pb + CO2।
अब PBO फिर से वही प्रोसेस हम कर रहे हैं, इसको घेर लेते हैं। क्यों घेरा? अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है, जो चेंजेस करना है बाहर करना है ना। अब देखिए PB की संख्या कितनी है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। PB की संख्या कितनी है? 1। यहाँ PB की संख्या कितनी है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। तो आगे आपको क्या कर लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही आपने इसको 2 लगाया तो देखिए तो PB 2 हो गया ना, तो यहाँ भी हमने 2 कर दिया है। अब कार्बन मेरा कितना हो गया? 1। यहाँ पे कार्बन देखिए 1, देखिए बैलेंस हो गया मेरा, टोटल इक्वेशन बैलेंस है। देखिए 2 PB 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, कार्बन 1 मेरा इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे Fe2O3 प्लस Al, Al2O3 प्लस Fe। अब अगर हम इसको घेर लेते हैं फिर से, वही मेरा पुराना तरीका है, मैं इसको घेर रहा हूँ इस तरह से। ओके, अब जब हम इसको घेर रहे हैं तो देखिए Fe2O3, Fe की संख्या कितनी है? 2, तो इसको हम 2 कर लेंगे, आगे लगाएंगे 2। ऑक्सीजन मेरा कितना है? 3, और इधर भी देखिए ऑक्सीजन मेरा 3 ही है, जबकि Al की संख्या कितनी है? 2, तो इस Al को हम 2 कर लेंगे। अब जब Al की संख्या 2 हो गई, अब देखिए तो यहाँ पे मैं इक्वेशन को बैलेंस करता हूँ, तो मेरा बैलेंस है कि नहीं? देखिए Fe कितना हो गया? 2। यहाँ भी देखिए Fe कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन कितना हो गया? 3। यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है? 3। Al की संख्या कितनी हो गई? 2। Al की संख्या कितनी हो गई? 2। तो इस तरह से मेरा ये इक्वेशन भी क्या है? बैलेंस है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि आपको और भी प्रैक्टिस करना है। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं और भी इक्वेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसको बैलेंस करना है। और अगर आप चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, तो आप चाहेंगे तो मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगा, और वो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं जिसको कि आगे पढ़ना है, हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है। जो हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, वो कुछ अलग मेथड बोला जाता है, और वो मेथड जो आपका है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। क्या बोलते हैं? पार्शियल इक्वेशन मेथड, कुछ ये नाम देते हैं हम लोग। तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। ओके, देखिए पीछे इसके नीचे मैंने और भी इक्वेशन दे दिया है, आपको खुद से ये इक्वेशन बैलेंस करना है ना, इसका ट्राई करना है। और अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एडू फ्यूचर पे बने रहने के लिए।